नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। मैं बलवंत साना आपका स्वागत करता हूं। आइए पढ़ते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं जिसका बहुत ही भारी आपकी डिमांड थी बहुत दिनों से, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे हम। उससे पहले आपको एक बता देता हूँ, अभी HSSC एलएम ऐसे और जेई के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं मान लो, तो सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होते हैं सबसे ज़्यादा। अगर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन मुद्दा होता है जो आपको कहाँ तक पहुँचाता है, सिलेक्शन तक पहुँचाता है। थ्योरी पहुँचाएगी थ्योरी, लेकिन आपका बेस क्लियर करेगी, आपका क्वेश्चन समझने में आपको आसानी बनाएगी। अकेला क्वेश्चन सीधा पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो प्रैक्टिस करनी है आपको, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं ताकि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बेटर इन रोल ऐप का, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ वगैरह करवाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जो रहता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप जिसकी बहुत भारी डिमांड थी, वर्कशॉप कैलकुलेशन। ठीक है, एंड साइंस। हो सकता है आपने कहीं से पढ़ लिया हो, यहाँ से पढ़ना कोई कंपलसरी नहीं है, मुद्दा पढ़ना है कहीं से पढ़ो आप। ठीक है, जो भी इसको पढ़ना है तो इसके अंदर कुछ मैथ का पार्ट है। कैलकुलेशन का मतलब मैथ ही है यहाँ पे, गणना। ठीक है, तो गणना किस प्रकार से की जाती है, 1 2 3 4 LCM HCF क्या है, मेंसुरेशन क्या है, इसके अंदर जो आपका वॉल्यूम एरिया आता है यानी क्षेत्रफल और आयतन के चैप्टर भी हैं। तो फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, या आपका जो एक दो छोटी मोटी चीज़ें परसेंटेज क्या है, तो ये चीज़ें दी हुई है। मैथ का पार्ट भी है जिसके अंदर, तो वो एक बुक है पूरी की पूरी। पूरा सिलेबस जो है उसका बहुत लंबा चौड़ा है भाई। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर की अलग होती है, सेकंड ईयर की अलग होती है, लेकिन अपने को उस हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से अपने क्या दिया हुआ है, HSSC ने सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। अगर सारा पढ़ना है तो लंबे समय लगेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से HSSC ने दिया है। ठीक है, तो पहला और आज स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आप एक बार सिलेबस को दोबारा पढ़ लेना, उसके अंदर क्या दिया हुआ है। जैसे साइंस का कुछ पार्ट है उसके अंदर, आपका जो वर्क पावर एनर्जी जो है उसके बारे में है। उसके बाद में आपका जो ये वेट क्या होता है, मास क्या होता है, इसके बारे में दिया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, लेटेंट हीट क्या है, जो टेम्परेचर क्या है, क्या उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे में बदलते कैसे हैं। ठीक है, तो हीट के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें समय, कार्य, ऊर्जा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। दूरी क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। तो और फोर्स क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हमें पढ़नी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे। आपके लेवल का ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। ठीक है ना, डिस्टेंस यानी दूरी। डिस्टेंस से दूरी, मैथ का आप कर ही लोगे क्योंकि आपने CET क्लियर किया है, तो मैथ के जो पार्ट है वो तो इसके अंदर ही है, इसके अंदर दिए हुए हैं, लेकिन आप पढ़ लोगे आराम से क्योंकि आपने CET क्लियर किया है, तो मैथ तो आपको आता ही होगा। दूरी का मतलब क्या है जी, दूरी का मतलब क्या है। ठीक है, बोले हमें पता है दूरी का मतलब, इसकी मापें, इकाई होती है जी मीटर। ऐसा इकाई मीटर है। सीजीएस जो है सेंटीमीटर है। बोले अच्छा जी, तो क्वेश्चन क्या आएंगे। ठीक है, दूरी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें हम। तो किसी वस्तु द्वारा, एक एक चीज को आराम से पढ़ेंगे। किसी वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय किया गया पथ, पथ का मतलब रास्ता, रास्ता, पाथ, रास्ता। ठीक है ना, यानी दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु ने, मान लो कोई वस्तु थी, बोलो जी क्या थी, वस्तु थी। ठीक है, समझ लिया करो बात को। वस्तु ए से चली, बोले अच्छा जी, बी तक पहुंची, किसी रास्ते से कैसे कैसे पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन पहुंची बी तक। यानी जो ये जो है ये पथ है उसका।
ठीक है ना। तो ये पथ ही क्या कहलाता है, दूरी। यानी किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय किया गया रास्ता या दो बिंदुओं के बीच तय की गई, क्या है, तय किया गया रास्ता या पथ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, बोलो जी अच्छा। यानी इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच अगर मापना चाहें हम, तो उसको क्या बोलेंगे, दूरी। यानी वो किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। फिर एक बार ऐसे लगाएंगे, एक बार फिर ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं दूरी। बोले अच्छा अच्छा। अब ये दूरी की कोई रास्ता दिशा है क्या, बोलो कोई दिशा नहीं है। तो न, जिसके अंदर दिशा नहीं होती उसको हम अदिश राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं, दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी, दूरी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। दूरी के जो मात्रक है, यानी इसकी जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या होती है जी, यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। जब हम बात करते हैं एस आई यूनिट की, किसकी बात करते हैं हम, एस आई यूनिट की जब बात करते हैं तो मीटर होती है। इकाई की बात करें तो इसकी सेंटीमीटर भी होती है। क्या होती है, सेंटीमीटर। जब हम बात किसकी करते हैं, सीजीएस मात्रक की बात करते हैं। इकाई राशि कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये दूरी बहुत ही खतरनाक चीज है भैया। ठीक। और दूरी हमेशा याद रखना पॉजिटिव होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यानी ये हमेशा क्या होती है, हमेशा धनात्मक, यानी ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। याद रखना। बोलो जी अच्छा, ये बात याद रखनी पड़ेगी क्या। ठीक है। न तो दूरी कभी नेगेटिव हो सकती, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, न दूरी कभी जीरो होती, यानी जीरो भी नहीं होती। केवल और केवल क्या होती है, पॉजिटिव। यानी किसी वस्तु द्वारा रास्ता, मान लो या तो वो तय नहीं करेगा तो इसका मतलब दूरी है ही नहीं। यानी दूरी है तो इसका मतलब इतना भी चला तो वो क्या चला, उसका मान होगा कोई ना कोई। अगर जो मान होगा तो वो क्या होगा, मान लो तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। मान लो ए से चला और बी तक गया, यानी ये कितना चला, हमेशा पॉजिटिव में, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मान लो तय ही नहीं किया रास्ता, तो उसको हम क्या कहें, दूरी कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। तो हम तो कह दे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो यानी दूरी जीरो नहीं हो सकती, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। मैं कह दूँ ठीक है। अब तो मैंने तय कर लिया, रास्ता तय कर लिया, इसका मतलब मैंने दूरी तय की है। ठीक है ना। तो ये तो होता है दूरी का मामला। क्लियर है क्या, हमेशा याद रखना, इसको मीटर में मापते हैं। डिस्टेंस, दूरी क्या होती है, क्या लफड़ा होता है, इससे ज़्यादा आपसे क्या पूछा जाएगा, बताओ। अदिश और सदिश के बारे में थोड़ा सा बोर्ड खाली रहता है, मैं बता देता हूँ आपको। अदिश क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। ठीक है। अदिश राशि वह राशियां होती है जिसके अंदर केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है, परिमाण होता है। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक, केवल परिमाण होता है जिसमें दिशा नहीं होती। जिस राशि के अंदर दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, ठीक है, अकेला परिमाण होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। बोलो जी ये क्या लफड़ा है, पता ही नहीं है हमें तो। मान लो, ठीक है, अदिश राशि, दिशा नहीं है, परिमाण क्या होता है जी, मैग्नीट्यूड क्या होता है। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो आपने लिखा 3 किलोमीटर, ठीक है, तो आपने सीधा लिख दिया 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर क्या है, उसका परिमाण है, मापतोल है, भी कितना है, 1 किलो, 1 केजी। ठीक है ना, एक क्या है, परिमाण है। ठीक है, तो परिमाण तो हर में होगा, चाहे अदिश हो चाहे सदिश हो। और किलोमीटर क्या है, उसका यूनिट है, यानी उसकी इकाई है। ठीक है, किलोग्राम यहाँ पे क्या है, किसी की इकाई है। समझ में आई बात। ठीक है, यानी इकाई इकाई होती है। लेकिन उसके साथ मैं ये कह दूं, ठीक है, 3 किलोमीटर यह तो हो गया। अब 3 किलोमीटर इसको ऐसे दर्शाएगा, 3 किलोमीटर यानी 3 मीटर कह दूं। 3 मीटर के ऊपर मैंने एरो लगा दिया, यानी ये किसका साइन होता है, वेक्टर का। ठीक है ना, एक टोपी भी पहना देते हैं, 3
मीटर मान लो, या टोपी पहना दी, तो ये भी क्या होता है, वेक्टर का साइन होता है, कैप। ठीक है, तो वेक्टर राशि कौन सी होती है देखो, यानी इसके अंदर क्या है, अब 3 किलोमीटर क्या है, परिमाण तो है ही है, बोलो जी अच्छा। ठीक है, और इकाई मीटर है, लेकिन ये वेक्टर का साइन है, यानी इसके साथ में क्या है, डायरेक्शन भी दी हुई है, कोई ना कोई क्या है, दिशा भी है। यानी इस बात को ऐसे लिख सकते हो आप, सदिश राशि वह राशियां होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें क्या होती है, जिसमें दिशा तो है ही है, स का मतलब दिशा, साथ में दिशा, स साथ में दिशा प्लस दिशा प्लस परिमाण होता है इसमें, परिमाण भी है और क्या है, दिशा भी है, दोनों है। मैं अब कह दूं, ठीक है, 10 मीटर पूर्व दिशा में, तो इसका मतलब 10 मीटर पूर्व, पूर्व में मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन में अंदर कोई चीज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। पूछो अच्छा जी, ये बात आ गया। जैसे मैं कह दूं मान लो, ठीक है, यानी इसके ऊपर मुझे साइन लगा देना पड़ेगा, तो ये समझ में आएगा, सदिश राशि जिसमें दिशा परिणाम दोनों होता है। जैसे मैं कह दूं आपको 3 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर जाना है, आप कहोगे जी ठीक है, आपने एक रूम में घूमना स्टार्ट किया, 3 किलोमीटर पूरे कर दिए, यानी आपने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो फॉलो नहीं की, बोलो जी चलना ही तो था 3 किलोमीटर। लेकिन आपको वही बात मैं कह दूं, पूर्व दिशा में, या इधर 3 किलोमीटर, या उधर 3 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर, ऊपर की ओर 3 किलोमीटर, इधर की ओर 3 किलोमीटर, इसका मतलब इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये क्या है, डायरेक्शन है। यानी डायरेक्शन के अंदर अगर आपको स्पेशल किधर बोला जाए भी, इधर जाना है उधर जाना है, तो इसका मतलब आप एक क्या करोगे, डायरेक्शन को फॉलो करोगे तो वो कौन सी एक राशि होगी, यानी सदिश राशि होगी। मैं आपको दोनों चीजें क्लियर करवा दूंगा जब ये कोई आगे एक हम राशि लेंगे अगली विस्थापन तब। ठीक है, यानी सदिश राशि वह राशियां होती है जिसमें दिशा व परिणाम दोनों होता है। ठीक है ना, परिमाण क्या होता है, दोनों होता है। जिसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण का मतलब कुछ नहीं है 1 2 3 4 5, मैं कह दूं 10 kg, यानी 10 क्या है वहां पे, परिमाण है। मैं कह दूं 7 kg, 7 क्या है, परिमाण है। मैं कह दूं 20 किलोमीटर, यानी 20 क्या है वहां पे, परिमाण है। परिमाण का मतलब संख्या, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई चीज को मापा तोला जाता है, मतलब ग्राम कुछ भी हो। ठीक है, किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना, कुछ भी होता है, एम्पियर, ये क्या है, वोल्टेज, ये मात्रक हैं, ये क्या है, मात्रक हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर तो समझ में आ जाएगी बात है। लीजिए अच्छा, हम्म, ना लिया यार। ठीक है, तो उसे सदिश राशि कहते हैं, समझ में आई, सदिश दिशा के साथ, मतलब आपको सोचना है। मैं बताऊंगा आपको, बहुत कुछ बताऊंगा, जैसे आपका विस्थापन क्या है, अदिश राशि बहुत है, विस्थापन क्या है, विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, बल क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। तो ये बहुत कुछ लिखेंगे आप, लेकिन एक बार थोड़ा सा एक बार आइडिया बना दे, जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल की थ्योरी को अपन ने सही बनाया था ना, वह आ जाए जिसमें, वह आ जाए याद करने के लिए, वह आ जाए जिसमें, तो वो आप रगड़ देना एक विद्युत धारा को छोड़ के। ठीक है, जो डायरेक्शन फॉलो करती है, बोलो जी ठीक हो गया, ये तो याद रखना, मीटर में और इसमें मापा जाता है। क्लियर, लो जी लो। विस्थापन सही दिखाई दे रहा है क्या, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, अरे बोलो, डिस्प्लेसमेंट, प्लेस, प्लेस, डिस्प्लेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा कहो, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी,
दो बिंदु के बीच कम से कम दूरी, दो बिंदु के बीच कम से कम दूरी, कम से कम दूरी, ठीक है। कम से कम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट रास्ता किसी भी दो बिंदुओं के बीच, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बोलो जी अच्छा। आप ये कह सकते हो दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी, या दो बिंदु के बीच, या कह सकते हो किसी दिशा में दूरी, किसी दिशा में दूरी, दिशा में दूरी। यानी आप कहोगे दिशा में दूरी है तो इसका मतलब तो हो गया सदिश राशि है तो दूरी ही जी, तो मापेंगे किस में, बोले दूरी तो हम इकाई वही होती है जी मीटर में, क्या मापते हैं इसको, मीटर में, यानी दूरी मीटर में, ठीक है ना। इसका मात्रक भी पूछे आपको तो ऐसा ही मात्रक, तो सीजीएस मात्रक पूछ ले तो आप क्या कहोगे, सेंटीमीटर इसका सीजीएस मात्रक होता है, सेंटीमीटर क्या होता है इसका सीजीएस मात्रक होता है, ठीक है ना। और राशि कौन सी है, दिशा में दूरी है तो राशि कौन सी है रे, बोले जी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है ना, सदिश राशि है। बोले जी ठीक है। अगर ये सदिश राशि है तो दिशा में दूरी है जी, बोले अच्छा, मतलब दिशा बदल जाए तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, बोले हाँ जी, जीरो भी हो सकती है, बोले हाँ जी, एक धनात्मक भी हो सकती है, बोले हाँ जी। देखो आप आज सारी चीजें पढ़ेंगे अब। यानी दिशा में दूरी कम से कम दूरी, इसका मतलब देखो यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह इसलिए लिख देता हूँ, ये तीनों हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है याद रखना, ये नेगेटिव भी हो सकता है याद रखना, और ये शून्य भी हो सकता है, यानी ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, में भी, ठीक है ना। पॉजिटिव हो सकता है जी, बोले जी अच्छा, नेगेटिव हो सकता है जी, बोले अच्छा, ये भी हो सकता है। तो याद रखना दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। राशि सदिश है, दूरी अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, इकाई दोनों की एक है, लेकिन ये किसी दिशा में दूरी है, यानी दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी है। मान लो आपके पास ये बिंदु था, बोलो जी अच्छा, मैथ आपने पढ़ा, बोलो जी यहाँ गया बंदा, यहाँ गया, मैंने कहा उसको जाना कहाँ है, बी पे, तो उसके क्या पैरों में क्या चल रही थी, खुजली चल रही थी मान लो, ठीक है ना। उसने कहा मैं तो यहाँ जाऊंगा पहले, जा कोई दिक्कत नहीं, फिर वो बी पे गया यहाँ पे, ठीक है। यानी उसने क्या किया, मान लो उसने 3 किलोमीटर ये तय कर ली, ठीक है, और 4 किलोमीटर ये तय कर ली, बोले अच्छा, यानी टोटल दूरी उसकी कितनी हो गई, 7 किलोमीटर तय की। मैं कह दूं नहीं 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 भाई, तुम शाणे टाबर हो, तुम्हें किधर जाना है, बी पे जाना है, बोलो जी आपा तो हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, एक से उड़ाएंगे, बी पे लैंड कर देंगे, बोलो ठीक है, वो अच्छा, बोलो जी ये गए, ठीक है। अब बताओ ये दूरी कम है, ये दूरी कम है, तो ये तो है पूरी की पूरी दूरी, ये क्या है डिस्टेंस, और ये हो जाता है कम से कम दूरी यानी विस्थापन, लंब बटे आधार, आधार लंब कर्ण, ठीक है ना, कर्ण विस्थापन होता है। तो आप इसको निकाल सकते हो, बोलो जी हम निकाल सकते हैं, याद है क्या तुम्हें, वही फार्मूला पाइथागोरस से, लंब स्क्वायर नहीं, कर्ण स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है क्या पाइथागोरस प्रमेय में, हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, बेस हो जाएगा। बोले इसका स्क्वायर आंसर इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो आप कहोगे जी ठीक है ना, ये कौन सी है, ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, कर्ण क्या हो जाता है, बोलो जी, ठीक है, या 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, बराबर में क्या आएगा, तो इसका एक क्या हो जाता है, मेरे को याद आ जाता है कभी कभी आप, 3 किलोमीटर। तो विस्थापन यहाँ पे क्या होगा बताइए,
विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन स्क्वायर किसका बराबर हो जाएगा? इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में किसका? लंब का स्क्वायर। मैं तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो विस्थापन इसके बराबर आ जाएगा। यानी ये स्क्वायर इधर से जब काटते हैं आप तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ये अंडर रूट में चला जाता है। बोले अच्छा। तो विस्थापन बराबर क्या हो गया? विस्थापन बराबर हो गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। बोले अच्छा जी। ठीक है ना। विस्थापन बराबर क्या हो गया? 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16। 16 का स्क्वायर। यानी विस्थापन बराबर क्या हो गया? 25 का स्क्वायर। ठीक है ना, 25 का स्क्वायर। और विस्थापन बराबर 25 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आप कहोगे जी 5 किलोमीटर आ गया इसका आंसर। यानी विस्थापन क्या आ गया? 5 किलोमीटर। तो आप बताओ दूरी ज़्यादा होती है या विस्थापन? तो ये याद रखना, दूरी ही विस्थापन। अब मैं ए से बी गया हूँ तो ये दूरी भी है, लेकिन दिशा में दूरी है तो विस्थापन है। दूरी बराबर भी हो सकती है, ठीक है ना, विस्थापन के, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है। दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं हो सकती, याद रखना। हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, बहुत रास्ते अपनाएंगे आप हाँ। तो आप याद रखना, दूरी जो है वही विस्थापन है लेकिन दिशा में है। तो दूरी क्या होगी? हमेशा ज़्यादा होगी या क्या होगी? बराबर में हो सकती है। किसके? विस्थापन के। ठीक है ना। दूरी क्या हो सकती है? विस्थापन के बराबर या ज़्यादा हो सकती है। बोले अच्छा जी, कैसे? मैं कह दूं ए से बी के बीच में, तो ये दूरी भी है। बोलो जी अच्छा, दूरी तो है, लेकिन ये क्या है? विस्थापन भी है। बोलो जी ऐसे कैसे हो सकता है, बताइए। तो दूरी विस्थापन, अगर ये दिशा में है तो इसको विस्थापन कह दिया, लेकिन विस्थापन ही दूरी तो है, दूरी का ही तो यानी इसके अंदर परिमाण जो है वो तो दूरी का ही है, दिशा अलग से है तो क्या है? विस्थापन कह दिया। तो ए और बी के बीच में दूरी बताइए तो आप क्या बताओगे? बोले इतनी है। ए और बी के बीच में विस्थापन बताइए तो भी इतना है। मैं कह दूं इसकी दूरी मान लो ए और बी के बीच में 3 किलोमीटर है, तो आप क्या कहोगे? दूरी भी 3 है, विस्थापन भी क्या है? 3 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन दिशा में है बस। ठीक है। तो आप कहोगे दूरी क्या हो सकती है? विस्थापन के बराबर हो सकती है। दूरी क्या हो सकती है? विस्थापन के बराबर हो सकती है। ठीक है। और या दूरी क्या हो सकती है? दूरी ज्यादा हो सकती है। किससे? विस्थापन से। लेकिन बात याद रखना हमेशा, विस्थापन से दूरी, ठीक है ना, दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं होती। दूरी बिल्कुल कम नहीं होती भैया। ठीक है ना, ये गलत है, ये गलत है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? याद कर लो। मान लो कोई बंदा ए से चला, ठीक है, ए से चला, चला, मजा आ रहा था, चलता गया, बी तक गया। अब आपको कहते हैं इसमें विस्थापन बताओ, तो आप विस्थापन तो यहाँ से, ये तो विस्थापन होगा, इसका दूरी यही है। ठीक है ना। बंदा यहाँ से चला ए से, उसने गया, लो जी आ गया किसान पे बी पे, तो दूरी क्या है? ये है। और आपको कहते हैं विस्थापन क्या है? तो ये है। तो ये तो विस्थापन हो गया और ये क्या हो गई? दूरी हो गई। यानी विस्थापन का मतलब कम से कम दो बिंदु के बीच में दूरी है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मतलब है किसी दिशा में दूरी, यानी डायरेक्शन के अंदर। तो विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। दूरी से क्या हो सकता है? विस्थापन कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। या विस्थापन दूरी के क्या हो सकता है? बराबर। इकाई मीटर है, डायरेक्शन साथ में, दो बिंदुओं के बीच में कम से कम दूरी को क्या कहा जाता है? ये। विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, बताएंगे कैसे हो सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। ये पता ही आपको, 3 तिया 9 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर अगर 9 होता, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लो 16 होता, तो भी आगे कहा कितना आ जाता? ये इक्वेशन होती है जो आपको सिखाई जाती है जियोमेट्री के अंदर। बोलो जी ठीक है। रुक जाओ, इस बोर्ड को पूरा करते हैं आप। विस्थापन का मतलब क्या हुआ? देखो, आपको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ एक, ऐसे। ये देखो ए, ए से कहाँ गया? बंदा बी के पास, तो ये क्या होता है? विस्थापन होता है। याद रखना, ऐसी ऐसी चीजें याद रखने योग्य होती है रे। और यहाँ से गया मान लो, तो ये क्या है? दूरी है। ये क्या है? दूरी है। ठीक है ना, नॉर्मल सी बात हो गई। उसी प्रकार कोई बंदा ए से चला, ठीक है, और कहाँ पहुंचा? बी तक। पर रास्ता कौन सा था? ये था। रास्ता कौन सा था? ये था। यानी
मान लो ये रास्ता है, ठीक है। बंदा कहाँ से चला, आपको कह दिया अभी ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाना है, आपने चक्कर लगाया और यहाँ पर आके रुक गए, यानी किस बिंदु पे रुक गए आप, बी पे रुक गए, ठीक है। मैं कह दूं आपके बीच में दूरी कितनी है, तो आप कहोगे जी दूरी तो ये है, और मैं कह दूं विस्थापन कितना है, तो आप कहोगे जी ये है। यानी ए और बीच के विस्थापन जो है, तो आप कहोगे जी ये तो आर है, त्रिज्या ये आर है। तो यहां पर दो बात याद रखो आप, अगर आपने इतना तय किया तो अर्ध चक्कर का जो ऊपर का क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, परिमाप बोलते हैं क्या, बोले अच्छा जी, ठीक है ना। तो परिमाप क्या होगा, तो वो होता है, क्या होता है 2 पाई आर, याद है क्या, 2 पाई आर। और आधे का क्या हो गया, 2 पाई आर 1/2 गुणा 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 से ये कट जाता है, तो आधे वृत्त का जो परिमाप है वो क्या बच जाता है, पाई आर, पाई आर। त्रिज्या कितने, मैं कह दूं यानी त्रिज्या किसी की 3 सेंटीमीटर है, उसकी क्या है 3 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे जी 3 और 3 कितने हो गए 6। अगर विस्थापन कहूं मैं, तो यहाँ पर दूरी कितनी आएगी, तो ये तो हो गई दूरी, दूरी तो किसके बराबर है, पाई आर के बराबर, देख लो समझ लो। और विस्थापन किसके बराबर है, तो आप कहोगे जी आर प्लस आर यानी 2 आर, यानी व्यास के बराबर हो गया। यानी यहाँ पर 3 रखूं मैं, मान लो 7 रखता हूँ मैं, यहाँ पे 7 रखता हूँ ना, 7 मीटर और 7 मीटर रख लेता हूँ, ठीक है, ये आर। तो आप कहोगे दूरी हमें बताइए, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। और यहाँ पर कितनी है, आर कितना है, आर की वैल्यू है 7, तो आप कहोगे दूरी हो गई 22 मीटर, कितनी होगी 22 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ 2, पार आर का मान कितना है 7, तो 14 मीटर, कितना हुआ 14 मीटर। समझे आप बात ना, बात को समझ रहे हो, बोलो जी अच्छा। दूरी तो 22 मीटर तय की उसने, लेकिन अगर उसे ए से बी के बीच में जाता, यानी वो गोल चक्कर जो बनाया हुआ था उसके बीचों बीच रास्ता काट के चला जाता, तो उसको कितना तय करना पड़ता 14। यानी अगर डायरेक्शन में जाता वो किसी, तो कम से कम दो बिंदुओं के बीच में दूरी तो 14 मीटर है, लेकिन जो एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से तय करेगा वो, तो उसकी दूरी कितनी है उतनी है, ठीक है। बोले जी यहाँ तक तो बात बन गई, लेकिन थोड़ा आगे समझा दो अब। यही बात मैं कह दूं कोई बंदा यहां से चला और यहां आके पहुंच गया वापिस, तो उसके बीच में दूरी कितनी है। मान लो दूसरा सर्कल बनाया अपन ने, ये बनाया, ठीक है। बंदा चला ए से, ओ भागा भागा रे भागा, भागा भागा रे भागा, और आ गया ए पे। दूरी कितनी तय की, दूरी कितनी तय की बताइए, तो दूरी तो पॉजिटिव होती है, यानी यहाँ से चला तो कुछ कुछ चला होगा, यानी पाई आर। आधा का पूरा परिमाप जो होता है 2 पाई आर होता है, याद होना तो भैया, ठीक है। लेकिन उसका विस्थापन कितना था, यानी ए से चला ए पे पहुंचा, विस्थापन कितना है, अब दो बिंदुओं के बीच में दूरी कितनी है 0 है, तो विस्थापन कितना है 0, तो विस्थापन 0 कहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, ठीक है ना। विस्थापन 0 कहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, विस्थापन 0 कहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, ठीक है ना। ये मान लो इसकी आर है, आर है, ठीक है। अब दूरी बता दे, विस्थापन 0 हो गया, ठीक है ना, विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया, विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया। कोई बंदा उल्टा चल ले, उल्टा कैसे जी, उल्टा चल ले मान लो, बोलो जी अच्छा, ठीक है। मान लो उसको कहा गया, आपको कहा गया ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है। आपने क्या किया, ए से बी की तरफ गए, बोले चले गए, मैं मान लेता हूँ ए और इसके बीच में 3 मीटर की दूरी है, गए कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया, इधर चले गए आप, ये पहुंच गए सी पे, ठीक है। और ये मान लो मैं 2 मीटर है, कितने मीटर है 2 मीटर। अब बताइए आपकी डायरेक्शन कौन सी थी, ये थी, लेकिन आप गए किधर, इधर। तो यहां पर मैं पूछूं आपसे, तो दूरी कितनी है, तो दूरी तय कितनी की उसने, एक बार 3 गया 3 आया, बोलो जी 3 प्लस 3, और इधर 2 गया यानी +2, 3 और 3 6 और 2 8,
कितना हुआ, 8 मीटर उसने तय कर ली। अगर मैं कह दूं विस्थापन कितना है, विस्थापन कितना है, तो विस्थापन क्या होता है, इधर से इधर गया कोई मीटर नहीं है, विस्थापन का मतलब ये है, लेकिन दिशा ये थी, ये गया नेगेटिव, ठीक है ना, 2 -2 मीटर विस्थापन है, क्या है, -2 मीटर विस्थापन है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ठीक, ये भी दूरी है, मान लो ए से चला बी तक पहुंचा, ठीक है, इस तरीके से गया, इस तरीके से, और ये क्या है, विस्थापन है, ठीक है। मान लो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण है, अब ज़्यादा हो जाएगा, 45, 90, 90, ये टोटल 90 का हो जाएगा, 180, ठीक है। तो बताइए, मान लो ये 3 है, तो ये भी क्या होगा, 3 होगा, ये भी क्या होगा, 3 होगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, छोड़ दो, चलो इतना ही बहुत आपको, ठीक है। तो विस्थापन और दूरी के बारे में पता चला क्या, यानी विस्थापन क्या होता है दूरी के साथ। भाई देखो यार, इंजेक्शन वगैरह लगवा के आए हैं, पसीना आ रहा है, पंखा चल रहा है, तो भी फिर भी सोचा यार पढ़ा दें, क्यों बच्चों का टाइम खराब ना हो जाएगा इतना ना। दूरी क्या होता है पता चल गया ना, ठीक है। विस्थापन पता चल गया, विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि है, और दूरी क्या है, अदिश राशि है। क्लियर है, लिखो, स्पीड, स्पीड यानी चाल, तेरी चाल रे, चाल क्या होती है भाई बताओ, किसी समय में तय की गई दूरी, किसी समय में तय की गई दूरी, ठीक है। यानी किसी समय में तय की गई दूरी, मतलब क्या हुआ जी, मतलब किसी दूरी को तय किया है, और किस समय में किया है। मान लो 5 मीटर में उसने इतनी दूरी तय की, मान लो उसने 3 किलोमीटर तय की 1 घंटे में, 1 घंटे में, तो आप कहोगे 3 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, तो वही सेम है, यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी किसी समय में तय की गई दूरी। मान लो कोई समय था, बोलो जी 10 किलोमीटर उसने 2 घंटे में तय कर लिया, यानी उसकी स्पीड कितनी थी, आप कहोगे 10 किलोमीटर 2 घंटे में, 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय की होगी सर उसने, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड हो गई। यानी दूरी डिस्टेंस बटे में क्या हो गया आपका, डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बटे में क्या हो गया आपका, ठीक है। यानी डिस्टेंस को मापते हैं आप मीटर में, समय को हमेशा मापते हैं आप सेकंड में, मीटर पर है सेकंड। तो इसकी इकाई पूछ ले आपसे, अगर इसकी इकाई पूछ ले आपसे, तो आप कहोगे जी समय में तय की गई दूरी मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये तो आपकी है एस आई। अगर वो पूछ ले इसका सीजीएस मात्रक बताओ, तो आप कहो जी मीटर की जगह सेंटीमीटर लगा देना, सेकंड हमेशा सेकंड ही रहता है, तो ये कौन सा मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक हो गया। तो इकाई की बात करें तो 2 इकाई याद रखनी है आपको। साल है यानी दूरी के साथ समय है, तो यानी ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। स्पीड किसी दिशा में हो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। स्पीड भी दूरी की तरह, दूरी हमेशा पॉजिटिव रह सकती है, तो दूरी को पॉजिटिव से भाग करोगे तो यह भी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, जीरो नहीं होगी, हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है रे, हमेशा क्या होती है, धनात्मक, यानी दूरी धनात्मक थी तो यह भी क्या होती है, धनात्मक ही होती है। ठीक है, आज तो पेन ने भी चाय पी लिया, हो जाएगा। कौन सी राशि है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। किसी समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। मान लो कोई बंदा था, ठीक है, बोलो जी अच्छा, 10 किलोमीटर दूरी उसने 2 घंटे में तय की, कितने घंटे में तय की, 2 घंटे में। तो आप कहोगे 10 किलोमीटर कितने घंटे, 2 घंटे, तो इसके आंसर क्या आएगा, 5 किलोमीटर पर हावर, 5 किलोमीटर पर
हावर आएगा। यानी उसकी स्पीड कितनी है, तो 5 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, बोले अच्छा जी ये तो आ जाएगा, मीटर में क्यों नहीं दिखाया, तो ये किलोमीटर मीटर दोनों का अगर बदलेंगे तो मीटर सेकंड में भी आ जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा और अच्छा चले आप, हो जाएगा, यहाँ से इतना ही काफ़ी है। उसके बाद आता है आपका, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपका, आपने स्पीड देखा होगा, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल, यूनिफॉर्म यानी एवरेज चाल, यूनिफॉर्म यानी एक समान चाल। तो ये चीज़ें आपके लिए मेरे को नहीं लगता इम्पोर्टेंट है, आप फिजिक्स पढ़ते तो होता। असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म असमान चाल, ठीक है, बहुत प्रकार की चाल है भैया। अगला है आपका वेग, वेलोसिटी, यानी किसी समय में तय किया गया विस्थापन। यानी दूरी की जगह आपको क्या लिखना है, विस्थापन, बटे में क्या लिखना है, समय। यानी तय किया गया विस्थापन, ठीक है ना, या किसी दिशा में चाल, दिशा में, दिशा में चाल, यानी चाल के साथ अगर डायरेक्शन जुड़ जाती है, दिशा में चाल, तो वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, वेलोसिटी। ठीक है, यानी दिशा में चाल, यानी किसी समय में तय किया गया विस्थापन, यानी किसी विस्थापन का मतलब किसी दिशा में तय करेगा, किसी दिशा में दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। स्पीड, नॉर्मल स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड का मतलब कोई दूरी तय कर रहा है, हो सकता है वो गोल गोल घुमा रहा हो, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हो गाड़ी को, तो वो तो उसकी स्पीड तो है लेकिन दिशा में तो नहीं है ना। तो इसका मतलब स्पीड एक ऐसी है जो दूरी किसी समय में तय की जाती है किसी वस्तु द्वारा, उसको हम स्पीड कहते हैं। बस वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेग है, ठीक है ना, यानी वेग का मतलब किसी दिशा में। ठीक है, दिशा में है तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। ठीक, इकाई इसकी पूछे तो इसकी इकाई भी वही है जो स्पीड की है, इकाई इसकी भी है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये कौन सी इकाई है, एसआई। लेकिन इसके अंदर दिशा है, इसके अंदर क्या है, दिशा है, ठीक है ना। अगर दिशा है तो इसका मतलब अगर दिशा भी अगर नेगेटिव हो गई तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये क्या हो सकती है, शून्य यानी जीरो भी हो सकता है। जिस प्रकार विस्थापन अगर शून्य है तो ये पूरी शून्य हो जाएगी, विस्थापन नेगेटिव में है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ये अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, यानी विस्थापन जो चीज़ होती है वो ये हो सकती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, हो सकता है। विस्थापन वेग क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। बाकी औसत वेग, एक समान वेग, असमान वेग, ठीक है, तो वेग वो भी हो सकते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं। दोनों के अंदर क्या पता चला, देखो दोनों के अंदर क्या पता चला, ठीक है, दोनों के अंदर फर्क क्या है। देखो औसत वस्तु को मिटाता हूं मैं और इसका कोई फायदा है नहीं। दोनों में फर्क क्या है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना क्या है, अपने क्वेश्चन से लेना है, बाकी चीजें हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसे हम कहते हैं दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। इकाई इसकी भी मीटर पर है सेकंड है, लेकिन मीटर के ऊपर आप ऐसे नहीं लगाओगे, क्लियर है, मीटर पर है सेकंड है, ठीक है। राशि समान है अदिश, ये कौन सी है राशि, कौन सी है, अदिश, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, ये अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि, दूरी बटे समय है, ठीक है। इसमें इतना फर्क है, ठीक है, इसमें विस्थापन बटे समय क्या है, विस्थापन बटे में समय है, ठीक है। विस्थापन बटे समय, इसको भी हम मीटर पर, यानी इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं मीटर पर सेकंड, यानी इसके साथ में क्या है, दिशा जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी हुई है, दिशा जुड़ी हुई है, याद रखना, ठीक है। इकाई इसकी भी मीटर पर है सेकंड है। ये अगर बात करें तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है,
सदिश राशि है। वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये हमेशा क्या हो सकता है? ये हमेशा धनात्मक होगा। ये हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है ना। और ये हमेशा धनात्मक का मतलब ऐसे लिख लेना पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है वेग, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। तो ये बात आपको मोटी मोटी याद रखनी है, ठीक है। मोटी मोटी आपको याद रखनी है। मोटी मोटी याद रखने का मतलब है जो आपके लेवल की है उतनी याद रखनी है, ठीक है ना। ठीक है, लिखो आगे। त्वरण क्या होता है रे? त्वरण एक्सीलरेशन, ठीक है ना। एक्सीलेटर सुना है आपने? एक्सीलेटर जिससे कहते हैं बूम बूम बूम, वो वाला, ठीक है ना। धूम फिल्म में देखी होगी ना। तो वो एक्सीलेटर का मतलब क्या है? परिवर्तन करता है। वो क्या करता है? गति में परिवर्तन करता है या नहीं करता है? ठीक है, जैसे दबाते हो भागता है, यानी स्पीड जो है या वेग जो है वो चेंज होता है नहीं होता? बोले होता है। जैसे ही उसको उठाते हो पैर एक्सीलेटर से तो चेंज क्या? तो एक्सीलेटर का मतलब है एक्सीलेशन, यानी त्वरण। त्वरित त्वरण उत्पन्न करने वाला जो है ना उसको एक्सीलेटर बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। दर जहां आ गई उसका मतलब समय से रिलेटेड होगा, रेट, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हो रहा है उसका अगर हम रेट देखें तो उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बोलो जी अच्छा। मतलब वेग 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 वेग, ठीक है ना। वेलोसिटी, ठीक है, बटे में क्या हो गया? समय। समय, बोलो जी अच्छा। यानी कोई भी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? आपके पास कोई वेलोसिटी पहले थी, यानी आपके पास, और आप अब इस चाल से चल रहे हो, दोनों के अंदर अंतर। परिवर्तन का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। बटे में क्या हो गया? टाइम, यानी समय। क्या हो गया? समय। क्लियर होगी बात? बोलो जी। समय में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कितनी दर से वो परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। मान लो पहले वो चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद क्या उसने चलना शुरू कर दिया? 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। थोड़ी देर बाद उसने तय कर दिया 3 मीटर पर सेकंड के। थोड़ी देर बाद 1 मीटर के। थोड़ी देर बाद क्या आ गया? वो जीरो पे आ गया। यानी उसके 10 से लेकर जीरो तक आने में कितना समय लगा, ठीक है ना। 10 से लेकर जीरो तक आने में कितना समय लगा? उस समय से जब हम उस परिवर्तन को भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा त्वरण। क्या आ जाएगा? त्वरण। देखो समझ में नहीं आएगा इसे, ठीक है। त्वरण का मतलब देखो, पहली बात तो बात समझेंगे। वेग, वेग का मतलब क्या हुआ? वेग मतलब मीटर पर सेकंड में मापते हैं, इकाई निकालते हैं इसकी मीटर पर सेकंड। और समय भी किस में मापते हैं? सेकंड में, ठीक है ना। सेकंड, सेकंड से आपका पता है गुणा हो जाता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाता है? इकाई हो जाती है। तो इसकी जो इकाई है वो क्या हो जाती है? इकाई जो हो जाती है, इसकी यूनिट जो हो जाती है वो हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये राशि कौन सी है? तो आप कहोगे जी राशि ये है सदिश राशि। कौन सी राशि है? वेग में परिवर्तन है, कोई दिक्कत नहीं है, वेग है, सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। अगर ये क्लियर हो गया, वेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या हुआ जी? मान लो कोई आदमी चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और वो कहता है जीरो, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकंड। और मान लो 10 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद वो 0 मीटर पर सेकंड उसकी वेग हो जाता है, ठीक है। यानी पहले कितना था? 10, बाद में कितना? जीरो। कितने सेकंड में हुआ? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में 10 - 0, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी रुक ही गया, जीरो पे आ गया तो, ठीक है ना। और 5 कितने में आया? 5 में।
तो 5 दूनी 10, यानी उसका जो था, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है सेकंड, तो 10 मीटर सेकंड, सेकंड है सेकंड स्क्वायर, यानी 10 मीटर से पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से उसने अपनी वेग में परिवर्तन किया होगा, कहाँ तक पहुंचने के लिए, 0 तक। ठीक है ना। एक्सीलेशन का मतलब ब्रेक मारना या उसको तेज करना। मान लो, बोलो जी अच्छा, किसी बंदे ने, ठीक है, कोई गाड़ी 10 मीटर पर है सेकंड के हिसाब से चल रही थी से, ठीक है, त्वरण का मतलब समझ लो बस के वेग से चल रही है, 10 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद उसका वेग 90 मीटर पर सेकंड है, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या रहा होगा। ठीक है, यानी उसने कहा 10 मीटर से चल रही थी, 10 सेकंड बाद उसने इतना एक्सीलेटर दबाया भी 90 मीटर पर सेकंड हो गई चाल। बोलो अच्छा जी, यानी चाल वेग में क्या हुआ, 10 से कितने पहुंची, 90। 10 से कहाँ पहुंची, 90। अरे 10 से कहाँ पहुंची, 90। 10 से कहाँ पहुंची, 90। 10 से कहाँ पहुंची, 90। यानी पहले कितना था, 90। कितना था, 90। बाद में वो कितना है, 90 मीटर पर सेकंड छोड़ दो। ठीक है, और पहले कितना था, 10। कितने देर में पहुंची, 10 सेकंड में। कितनी देर में पहुंची, 10 सेकंड में। तो 90 80, ठीक है ना, 80/10 यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी प्रति सेकंड अगर वो 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर वो अपनी चाल बदले, तो वो 10 सेकंड में कितने पर पहुंच सकता है, 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो अपनी वेग को में परिवर्तन करे। यानी वेग का परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, त्वरण। ठीक है ना, त्वरण में परिवर्तन करे तो वो 10 सेकंड में कितने पर पहुंच जाएगा, 90 मीटर पर सेकंड। और ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर मैंने गलत लिख रखा है, इसको उल्टा लिखना चाहिए था। यानी बाद में चाल जो होती है वो आगे लिखते हैं हम, ठीक है ना, और माइनस में पहले की चाल लिखते हैं। तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, याद रखना, नेगेटिव में। तो त्वरण क्या हो सकता है, याद रखना, त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, त्वरण नेगेटिव भी हो सकता है, और त्वरण क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। और नेगेटिव त्वरण को हम रिटार्डेशन कहते हैं, यानी मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। ठीक है ना, नेगेटिव त्वरण को मंदन कहा जाता है। मंदन कहा जाता है। मंदन का मतलब मंदा हो रहा है कुछ, मंदा का मतलब धीमी गति हो रही है, माइनस का मतलब धीमी गति हो रही है, तो त्वरण होता है ये। ठीक है, तो इसको त्वरण कहते हैं। समझ में आ गई बात क्या। जीरो भी हो सकता है, मान लो वो पहले जिस चाल से चल रहा था, गति से चल रहा था, मान लो उसने यूनिफॉर्म वे उसका वेग है, यानी जिस वेग से पहले चल रहा था बाद में उसी वेग से चल रहा है, यानी उसने कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी बांध के रेस छोड़ दिया मान लो। तो परिवर्तन न करे तो मान लो पहले जीरो, पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बाद में भी किससे चला, जीरो। 10 से -10 जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो बटे उतना ही समय लगा लो, यानी उसने परिवर्तन ही नहीं किया वेग में, तो इसका मतलब क्या होगा, त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। त्वरण का मतलब हो गया वेग में समय के साथ परिवर्तन। जैसे जैसे समय बदलेगा, अगर वेग में उसी तरीके से परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब सीधा सीधा ये भी दो तीन प्रकार का त्वरण हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब यानी उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया है। ठीक है ना, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, आप सीधा सीधा कहो, पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, उसने, ठीक है, वेग को बढ़ाया है, वेग को बढ़ाया है।
तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखना। ठीक है। अगर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ वेग को घटाया है, वेग को घटाया, कि उस समय तो बढ़े ही बढ़ेगा, समय तो रुकता ही नहीं है। ठीक है ना, इसको हम मंदन भी कहते हैं। जीरो का मतलब वो किस चाल से चला है, यूनिफॉर्म यानी समान वेग से चला है, समान वेग से गति की है। ठीक है। और घटाया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मंदन भी बोलते हैं। हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है त्वरण, क्या होता है, त्वरण होता है। क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा देख लो एक बार, क्योंकि नई चीजें हैं तो दिक्कत हो सकती है आपको। लो भाई, लिखो बल यानी फोर्स, वही चीजें करवाएंगे जो सिलेबस के अंदर दी गई है। ठीक है, वैसे तो फिजिक्स चले तो 6 महीने चला लो चाहे इसको, है ना। फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स क्या होता है बताइए। आपने कभी भी देखा होगा, चलो लिख लो पहले, वह कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे, समझ में आई बात। यानी वह कारक, वह फैक्टर जो ऐसा, जो क्या कर दे, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे। यानी कोई वस्तु मान लो मोशन के अंदर है, गति में है, तो उसको किस अवस्था में लेके आए, विराम अवस्था में लेके आ जाए। ठीक है, समझो इस बात को। अगर कोई वस्तु मान लो विराम अवस्था में है और उसको किस में लेके चला जाए, गति में लेके चला जाए, किस में लेके चला जाए, गति में। यानी कोई रुकी हुई चीज है, उसको तो भगा दे, और कोई रुकी हुई चीज नहीं है मान लो, ठीक है ना, कोई चल रही चीज है उसको जीरो पे ले आए। यानी उसका मतलब क्या हुआ, बल वह कारक है जो क्या कर दे, किसी वस्तु या अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। मान लो आपने किसी को जोर लगाया, मान लो इसको मैंने ऐसे पुश किया, जैसे इसको ऐसे किया तो ये क्या चली गई, अवस्था में परिवर्तन हो गई, यानी उसका क्या हो गया, गति हो गई। ठीक है ना। अगर कोई मान लो इस तरीके से आ रही है, जैसे बॉल आपकी तरफ आ रही है, यहाँ पे ऐसे कैच कर लेते हो उसको, यानी उस आपने हाथों से क्या लगाया, उसे बल लगाया, बल लगाते ही वो क्या हो गई, रेस्ट में चली, यानी रुक गई। यानी बल वह कारक हो गया जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। न्यूटन ने बताया था, इन्हें किसके बल के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। उन्होंने 3 नियम थे, गति के नियम दिए थे, उसमें कहा था भी बल वह एक बाह्य कारक है, ठीक है ना, जो किसी भी वस्तु की अवस्था की, जो वस्तु की अवस्था में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। मान लो ऐसे मैंने बल लगाया, ऐसे मुंडे की, ऐसे बल लगाया, ऐसे मुंडे की, ऐसे बल लगाया, ऐसे मुंडे की, यानी ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। कोई चीज जोर से चल रही है तो उसको रोक देना, रोक से रही है तो उसको जोर लगा देना। जैसे गाड़ी है मान लो, गाड़ी पे जैसे ही आपने ब्रेक मारे, ब्रेक मारे तो आपने क्या किया, एक बल उसके ऊपर लगाया, टायर के ऊपर। टायर पे जैसे ही एक बल लगा तो वो क्या होगी, धीमी धीमी होती होती रुक गई। ठीक है ना। जैसे ही आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा तो क्या हुआ, उसके वेग लगा, वेग में परिवर्तन हुआ तो उसपे क्या लगा, एक बल लगा, पहिए पे बल, हाघूर्ण लगा, एक टोरक लगा, टोरक लगने के कारण क्या हुआ, वो स्पीड पकड़ गया। ठीक है ना। तो यानी बल वह कारक है जो क्या कर देता है, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है।
ठीक है ना, यानी आप धक्का देके किसी को चला सकते हो, चल रही है उसको रोक सकते हो, तो वो बल होता है। बोलो अच्छा जी, ठीक है ना। बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन ने। तो इसकी इकाई भी किसकी है? न्यूटन है। इकाई क्या होती है इसकी? न्यूटन होती है। इकाई क्या होती है रे? न्यूटन होती है। इकाई क्या होती है रे? न्यूटन होती है, ठीक है ना। और न्यूटन, इसकी अगर सीजीएस इकाई पूछे, ये तो ऐसा ही होती है। और न्यूटन किसी को कह मत देना भैया अपनी, क्योंकि एक बार एक बीवी को किसी ने कह दिया था, आज तक कोमा में है वो, क्योंकि न्यूटन के बराबर 10 की 5 डाइन होता है। कितने होता है? 10 की 5 डाइन, ठीक है ना, यानी डाइन होता है, ठीक है ना। किसी ने अपनी बीवी को कह दिया था तुम तो न्यूटन लग रही है, मतलब अच्छी अच्छी बातें सुन के आया होगा कहीं से, और बीवी साइंस पढ़ी हुई थी, उसने देखा भी 10 की 5 डाइन के बराबर 1 लाख डाइन के बराबर होता है, मतलब 1 न्यूटन का मतलब 1 लाख डाइन के बराबर। अच्छा जी, ठीक है ना। तो किसी को मतलब साइंस पढ़ी नहीं है, भड़ास निकालनी है, तो कह सकते हो भी न्यूटन जैसी लगती है तुम तो, है तो 1 न्यूटन जैसी लगती है, तो मतलब 10 की 5 डाइन 1 लाख। बोलो जी अच्छा, ठीक है। बल का मतलब वैसे यहाँ पर ऐसे नहीं होता, बल होता है संवेग में परिवर्तन। क्या होता है? परिभाषा किसने दी? आपसे पूछ ले, मान लो न्यूटन ने दी थी, आपसे पूछे परिभाषा किसने दी थी? परिभाषा किसने दी थी? तो आप कहोगे जी न्यूटन ने दी थी। बल की परिभाषा किसने? न्यूटन ने। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कोई वस्तु गति में है तो उसको विराम अवस्था में, विराम में है तो गति में ले आ सकता है। इकाई क्या है? न्यूटन है, ऐसा इकाई। सीजीएस मात्रा क्या है? 10 की 5 डाइन, यानी अरे तेरी 10 की 5 डाइन होता है मतलब, ठीक है ना, डाइन होता है। इकाई क्या है? सीजीएस डाइन होती है, ठीक है, अपन ने तुलना कर दी। और 1 न्यूटन, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 की 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके, यानी डाइन छोटी इकाई है, 1 लाख, ठीक है ना, डाइन के बराबर 1 न्यूटन होता है, ठीक है, क्लियर है। और संवेग में परिवर्तन की दर, जिस प्रकार संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और संवेग क्या होता है? मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। चलो ये भी मत करो आप। दूसरा आपका होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। द्रव्यमान यानी मास गुणा में त्वरण जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो बल के बराबर होता है। यानी आप कहोगे जी ma बोलते हैं इसको, गुणा में एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बल। मास को हम किलोग्राम में मापते हैं, एक्सीलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो इसकी इकाई जो होती है वो किसकी क्या हो जाती है? इसकी इकाई एसआई इकाई ये भी होती है। तो एसआई इकाई क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन ने परिभाषा दी, इसको श्रेय देने के लिए उसका नाम, जब तक बल का नाम आए तो इसका नाम पुकारा जाए। यानी एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक जितने भी फिजिक्स के अंदर यूनिट होती है लगभग क्या है? किसी वैज्ञानिक के नाम पे है, क्योंकि जब भी उस यूनिट के बारे में जिसने परिभाषा दिया, डेफिनेशन दी, या जिसके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया, तो उसका नाम जब तक पुकारा जाए, जब तक ये संसार रहे, इसलिए उनको क्या दे दिया गया? उनकी एक यूनिट बना दी गई, उसके नाम पे बना दी गई। जैसे आपकी फेराडे होगी, ठीक है ना, फेराडे भी क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है। जैसे हेड्स हो गया, ये भी वैज्ञानिक का नाम है। एक मीटर भी वैज्ञानिक का नाम है। यानी जितने भी यूनिट है लगभग, ठीक है ना, तो नॉर्मली जो जितने भी यूनिट है वो सारी की सारी लगभग क्या है? वैज्ञानिक के नाम पे है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्होंने, न्यूटन ने क्या दी थी? परिभाषा दी, इसलिए क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सीधा न्यूटन बोल दिया। संवेग मोमेंटम के अंदर जो परिवर्तन है उसको भी हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग का मतलब क्या हुआ? अभी पहले क्या उसका संवेग क्या था, बाद में क्या हो गया? यानी बल लगाने से पहले संवेग, और बल अप्लाई करने के बाद में संवेग, दोनों में अगर परिवर्तन देखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मान लो P, ठीक है ना, P2 कितना है? यानी P1, यानी बाद में कितना था, पहले कितना था, और कितना उसने चेंज करने में टाइम लिया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग जो है उसकी इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। और समय की इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। तो इसको हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसकी इकाई है? बल की इकाई हो गई जी, ठीक है। इसी प्रकार डाइन क्या होती है बताइए? डाइन, तो यानी किलोग्राम की इकाई क्या होती है? ग्राम,
मीटर की क्या होती है सीजीएस में, सेंटीमीटर। सेकंड की क्या होती है, सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर। तो इसको तो उसने क्या बोल दिया, न्यूटन बोला। उसने क्या बोला, न्यूटन बोला। और इसको उसने क्या बोल दिया, उसको इसने क्या बोल दिया, डाइन बोल दिया। उसको क्या बोल दिया, डाइन बोल दिया। ग्राम यानी 10 की 3, किलोग्राम कम हो गया, सेंटीमीटर यानी 10 की 2 कम हो गया, तो 3 और 2 5। ठीक है ना, तो ये 5 ही हमने लगाया अभी। 1 न्यूटन बराबर कितनी होती है, 10 की 5 डाइन होता है। ठीक है ना। जावा है, कमरा पे जावा है, आओ कौन तुम्हारा। पीपीटी 5 क्लास बना रखी है, 5 क्लास से ओपन कर रही है मैं। पीडीएफ को ऑप्शन है बेटर इनरोल में, पढ़ भेजोगे तो वहाँ लिंक डाल देगा, डाउनलोड होती है। रूम में तो टावर। सुबह तो डायरेक्ट आ जाती है। तो मैं कह भाई साहब पीडीएफ डाउनलोड करनी नहीं कोई। हो जाएगा न्यूटन को सिद्ध। एक पीडीएफ है, एक पर नाम पहली पीडीएफ पर मतलब के लिए वो एक पीडीएफ भेजी है। एक एक में कैंडिडेट पहली पीडीएफ। तो वो क्या है, न्यूटन। वो क्या है, न्यूटन है। ठीक है, इकाई। और छोटी इकाई क्या होगी, डाइन। छोटी इकाई क्या होगी, डाइन होगी। तो ये न्यूटन। ठीक है, सीधा भी एम ए लिख देते हैं आप, इसको क्या लिख देते हैं, मास। ठीक है ना, मास डॉट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है। आपको बताइए, द्रव्यमान के बारे में थोड़ी देर में पढ़ लेंगे आप। हो जाएगा। तो बल क्या होता है, बल बहुत प्रकार के होते हैं। अगर प्रकृति के अंदर बल देखें तो आणविक बल हो गया, आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ठीक है ना, नाभिकीय दुर्बल बल हो गया, नाभिकीय। ठीक है, नाभिकीय दुर्बल बल हो गया, नाभिकीय प्रबल बल हो गया। तो ये बल है। उस प्रकार से आकर्षण बल हो गया, प्रतिकर्षण बल हो गया, पुश जो आप खींचते हो, दबाना। ठीक है ना, पुल पुश, ये भी क्या है, बल हैं। तो अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के बल हावर्ण है। ठीक है ना, तो बहुत प्रकार के बल है जिनके बारे में हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ नहीं है, नहीं तो हम पढ़ते सारा का सारा भी मतलब कमजोर बल क्या है,
ठीक है ना। नेचर के अंदर कितने बल, 5 प्रकार के जो बल पाए जाते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन होता है, सबसे कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, कमज़ोर नाभिकीय बल या हम दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ही दिया है। बल इसलिए समझाया मैंने क्योंकि हमें मेन मुद्दा है कार्य ऊर्जा शक्ति के ऊपर जब बात करेंगे तो वहाँ पर बल का जिक्र आएगा। तो बल क्या है, एक ऐसा कारक जो क्या कर सकता है, किसी भी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो बाकी आप देखते जाइएगा। ठीक है, और मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ यही है भी, प्रैक्टिस ही मेन आपको सिलेक्शन दिलाएगा। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। पहले आप एक बार सिलेबस कीजिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, रिवीजन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाओगे तब आपका जो कंसेप्ट क्लियर है वो आपका पिसीजिएगा, पिसीजिएगा तब आपके दिमाग में क्या होगा, आइडियाज आएंगे भी इस तरीके से इसका आंसर क्यों आया। तो बार बार जब एक क्वेश्चन दिमाग में घूमेगा तब आपका जाके क्या होता है, वो कंसेप्ट क्लियर हो पाता है। अकेला थ्योरी से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। 30 नंबर का बस सिलेबस है, उसको भी कवर कीजिए आप, नहीं तो वहाँ पर रह जाओगे तो ये थ्योरी अकेली भी सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। उसके बाद आपको थ्योरी पढ़नी है। बहुत अच्छे तरीके से हमने आसान बनाया इसको, बहुत बढ़िया तरीके से आसान बनाया है। इतना आसान बनाया है भी आपको समझ में आ जाए। इतने स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं, कोई स्टूडेंट ये कहता है सर हमें कभी भी ये आस नहीं थी भी हम थ्योरी पढ़ के हमें थ्योरी आएगी, हम पेपर दे पाएंगे। यानी इतने बच्चों का जो भविष्य अंधकार में था उसको उजागर करने का काम किया है। मुझे खुशी होती है इस बात की जब इस बात पे आते हैं भी हमें कभी भी अंदाजा नहीं था भी हम थ्योरी कर पाएंगे क्या। भी थ्योरी ऐसी चीज़ है जो हमसे हो ही नहीं पाएगी। वो 10-10 साल 12-12 साल हो गए सर हमें पढ़े हुए, पढ़ाई छोड़े हुए, लेकिन अब उनके आस आस हो गई एक। जैसे ही लेक्चर देखने स्टार्ट किए, कोई लेक्चर कितने पे पहुंचा, कोई कितने पहुंचा, सर हमें विश्वास नहीं होता भी हम कभी भी थ्योरी कर पाएंगे क्या। लेकिन आज हमारे नंबर आते हैं, बोले हम टेस्ट कोई देते हैं उसमें इतने बढ़िया नंबर आते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रैक्टिस कीजिए, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस और कर लोगे साथ साथ में तो बहुत कुछ हो जाएगा। इस तरीके से सेट किया है मामला। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप, हमें पता ही है, बेटर इनरो लैब पे जा सकते हो। वहाँ पर एमसीक्यू भी आपको करवाए जाते हैं, पीवाईक्यू भी करवाए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मिनिमम सा आपके लिए कॉस्ट रखी गई है, तो जा सकते हो आप। ठीक है ना, मुझे पता है कौन कितने के जाएंगे, सबको कितने लगी है वहां पर मेहनत है, आपके सामने मेहनत करते हैं यार। यहाँ पर देखो पहले मैं थ्योरी करवाऊंगा, थ्योरी को होने के बाद यानी थ्योरी जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, अब कम से कम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है वो इतना लंबा चौड़ा दे रखा, कम से कम 10 से 15 लेक्चर उसके रहने वाले हैं, तब जाके बात बनेगी। उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है, बस वही है कि तो 10 से 15 दिन का ये टॉपिक है। लेकिन वहां पर हम एमसीक्यू हम पहले कवर कर लेंगे पेपर से। और जैसा भी देखा जा रहा है, कोरोना आ गया, वो आ गया, 13 मई की है जो आपका टीजीटी पीजीटी उनकी भी डेट रख दी गई है, तो ऐसा करके हम सोच सकते हैं भी एग्जाम कम से कम 1 महीने आगे तो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको ढीला नहीं पड़ना है। जितना बढ़िया तैयारी करोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। ढीला बिल्कुल नहीं पड़ना है, ढीला पड़ गए मर जाओगे भैया, नहीं तो फिर भर्ती नहीं आएगी। हो जाएगा ना। ठीक है, तो परिभाषा किसने दी, न्यूटन ने दी, न्यूटन 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 न्यूटन। कुछ रह गया क्या, कुछ नहीं रहा। ठीक है, लो यहाँ लिख लो। चलो, ठीक है, मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, मास क्या होता है ये भी तो दिया हुआ है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। मास की इकाई क्या है जी, इकाई होती है इसकी किलोग्राम, क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है ना, और इसकी किलोग्राम तो ऐसा ही मात्रक है इसका, और ये जो सीजीएस मात्रक इसका क्या है, ग्राम है। ठीक है ना, ग्राम है। और ये राशि जो है वो अदिश राशि है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। मैटर इन ए सब्सटेंस यानी पदार्थ में अणु कितने हैं, पदार्थ में अणु कितने हैं। अणुओं की सीधा स्पष्ट, और इससे अच्छा क्या समझाऊं यार, मोलिक्यूल इन ए सब्सटेंस, अणुओं की किसी पदार्थ में संख्या, किसी पदार्थ में, पदार्थ में संख्या जो है वो क्या कहलाती है, किसी पदार्थ में अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है। ठीक है, वो ही क्या कहलाती है, मास किलोमीटर।
क्या कहलाती है? वो ही कहलाती है आपकी द्रव्यमान। द्रव्यमान 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 द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। ठीक है ना? यानी द्रव्य का मतलब पदार्थ ही होता है। आपसे कहीं द्रव लिखा मिल जाए तो उसका मतलब लिक्विड होता है। द्रव्य का मतलब ही पदार्थ होता है। मैटर सब्सटेंस कहते हैं। आप द्रव्य, द्रव्य का मतलब, द्रव्य तीन प्रकार का है, ठोस, तरल और वो क्या है? यस। लेकिन द्रव्यमान, द्रव्य में कितना द्रव्य का मान है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। मान का मतलब उसके अंदर अणु होंगे, यानी परमाणु होंगे, परमाणु से अणु बने होंगे, अणु से क्या बना होगा? पदार्थ बना होगा। मैं मान लूँ ये क्या है, तो ये क्या है? पदार्थ है। पदार्थ के अंदर कितने अणु है उसी के कारण तो ये क्या बना होगा? पदार्थ बना होगा ना। तो पदार्थ के अंदर क्या भरा हुआ है? अणु। अणुओं की संख्या क्या है इसके अंदर? तो उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। उसको मापने के लिए हमने एक इकाई बनाई है जिसका नाम किलोग्राम है। किलोग्राम में हम भार नहीं मापते, किलोग्राम में हम स्पेशल क्या मापते हैं? किलोग्राम में हम द्रव्यमान मापते हैं। द्रव्यमान, ये इसकी कोई दिशा है क्या? कोई दिशा नहीं है। यानी पदार्थ के अंदर अणुओं कोई दिशा है? कोई दिशा नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। इसका जो ऐसा ही है किलोग्राम है, और छोटा मात्रक है वो ग्राम है, जिसको हम सीजीएस मात्रक कहते हैं। ठीक है ना? तो द्रव्यमान कुछ नहीं होता, बस खत्म ही हो गया द्रव्यमान आपका। यानी पदार्थ जो है उसकी संख्या। इकाई मेन है, इकाई मेन है किलोग्राम, इकाई मेन है किलोग्राम, इकाई मेन है किलोग्राम। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम। ठीक है ना? एक पूछ लिया जाता है आपसे वेट। क्या पूछ लिया जाता है रे? वेट यानी भार। वेट यानी भार। भार क्या होता है बताइए? ठीक है, भार क्या होता है? तो भार पे ध्यान रखिए आप। एक बात बताओ, आप द्रव्यमान चेंज नहीं होता कभी भी। याद रखना, द्रव्यमान क्या होता है? चेंज नहीं होता। मान लो किसी पदार्थ है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान है, वो चेंज हो सकता है? बोलो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है बताओ? अगर मेरा द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। अगर मेरा हाथ काट दिया जाए तो द्रव्यमान कम हो जाएगा मेरा। अगर द्रव्यमान, कोई वस्तु है, परिवर्तन न किया जाए, उसके आकार में परिवर्तन न किया जाए या कुछ भी नहीं किया जाए तो उसका द्रव्यमान चेंज। द्रव्यमान को हटाया जा सकता है अलग, द्रव्यमान को खत्म नहीं किया जा सकता है। समझे आप? द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है ना? तो द्रव्यमान बदलता नहीं है। ठीक है? चाहे आप चंद्रमा पे जाओ तो ही द्रव्यमान उतना रहेगा, चाहे आप सूर्य पे जाओ उतना द्रव्यमान, पृथ्वी पे जाओ उतना द्रव्यमान। द्रव्यमान में कोई बदलाव है नहीं होता है, याद रखना। वेट में बदलाव हो जाता है, यानी भार। ठीक है ना? यानी भार क्या है? एक बल है। भार एक बल है, याद रखना। ये बात सबसे पहले लिखा देता हूँ, बल है। भार क्या है? बल ही है। बोलो जी भार बल है, तो भार को क्या बोलेंगे? या आप कह सकते हो किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु पर, वस्तु पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है इसके बारे में तो बाद में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है? यानी किसी वस्तु पे जो अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, बल का मतलब पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है किसी वस्तु को, कितने बल से खींच रही है उसको हम भार बोलते हैं। बोलो अच्छा जी। ठीक है ना? आप कभी भी देखोगे, आपने आपने सोचा होगा कभी, किलोग्राम में दर्शाता है, चलो छोड़ दो उस बात को। आपने कंडा रखा नीचे, मतलब कोई भी, और उसके ऊपर चढ़ते हो आप, तो आपका वजन दिखाता है। आपके सर के ऊपर रख के देखना, आपका वजन दर्शाता है क्या? वो अपना वजन दर्शाएगा। फिर कितना उस कंडे में वजन है, इस कंडे को आप सर पे रख के देखना, वो आपका वजन नहीं दर्शाएगा। यानी कंडे पर अब क्या लग रहा है? कंडे का मतलब क्या है? जो मापने वाला जो है उसको क्या बोलते हैं यार? आजकल तो डिजिटल वगैरह आ गए हैं। कभी देखना भी, सर पे रख के देखना, वो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और जब आप उस पे चढ़ते हो तो उस ताप पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यानी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी कितने बल से आपको खींच रही है, क्योंकि फोर्स है आपके अंदर, द्रव्यमान है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? भार होगा। द्रव्यमान ज्यादा होने का भार का मतलब क्या हुआ? क्योंकि द्रव्यमान, भार क्या एक बल है, और बल के अंदर द्रव्यमान पहले ही है, यानी द्रव्यमान। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हुआ ना। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा क्या होगा? बल लगेगा। और जितना ज्यादा बल लगेगा तो बल क्या है? भार ही है। ठीक है ना? भार एक बल ही है। तो यानी पृथ्वी अपनी ओर कितने बल से खींच रही है उसको हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। समझ में आई बात क्या? भार की इकाई किलोग्राम नहीं है। ठीक है? यानी
आप ये कह सकते हो? बोले जी ठीक है। ये ना कहो आप ये कह दो ठीक है, द्रव्यमान गुणा, वहां पे क्या था, द्रव्यमान एम ए था ना, एक्सीलेशन था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी त्वरण होगा क्योंकि बल है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी बोल देते हैं उसको, यानी गुरुत्वीय त्वरण लिख लो, पहले समझ में आ जाए, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या कह देते हैं, इसको तो हम मास कह देते हैं, क्या कह देते हैं, मास गुणा में ग्रेविटी कह देते हैं, उसको क्या कह देते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी कह देते हैं। तो मास, यार मोबाइल ये जल जाता है और फिर गरम गरम लगने लगता है। ठीक है, तो मास और ग्रेविटी, ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, देखो भी, एक तो मान लो कोई वस्तु जा रही है, तो अब पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु, आप पे तो क्या लग रहा है, आपके जो बल में परिवर्तन हो रहा है, यानी आपके वेग में परिवर्तन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है। मान लो कोई वस्तु ने आपको लुढ़का दिया, आपने लुढ़का दिया, तो धीरे धीरे वो अपने आप रुक जाती है। ठीक है, बिना बल लगाए भी रुक जाती है, बोलो जी बिना बल लगाए रुक जाती है। उस पे बिना बल, आपने बाह्य फोर्स नहीं अप्लाई किया, लेकिन उस पे एक बल जरूर काम कर रहा होगा, क्योंकि वो किस पे है, पृथ्वी पे। पृथ्वी पे तो एक बल काम कर रहा होगा जो पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो उस बल ने उसको खींचा, धीरे 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 उसके वेग में परिवर्तन हुआ, और वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण किसके कारण हुआ, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पैदा हुआ, यानी उसमें वेग में परिवर्तन किसके कारण हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके वेग में परिवर्तन हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। यानी पृथ्वी के ऊपर कोई भी बल न लगे तो एक बल तो काम करता ही करता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, जिसके कारण इस वे वस्तु में क्या होता है, वेग में परिवर्तन आता है। और वेग में परिवर्तन अगर किसके कारण आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो उसको हम ग्रेविटी कहते हैं, यानी उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कह देते हैं। क्लियर है। तो ये होता है ग्रेविटी त्वरण, यानी किस में बदलाव आया, द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन। तो इसकी इकाई भी क्या है, मास गुणा, यानी द्रव्यमान गुणा, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और ग्रेविटी को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है ना, किस में मापते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी भार की इकाई क्या हो गई, न्यूटन। क्या हो गई, न्यूटन। तो भार की इकाई जो है, याद रखना, न्यूटन होती है। भार की इकाई क्या होती है, न्यूटन। और भार कौन सी राशि है, क्योंकि ये हमेशा क्या लगती है, पृथ्वी की ओर लगता है, तो सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि होती है। तो भार कौन सी इकाई है, सदिश राशि है। ठीक है ना। तो याद रखना, अगर गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा किसी वस्तु का, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, मतलब हाथी का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका वजन भी ज्यादा होगा। किसी का गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा तो गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा। पृथ्वी की हर जगह गुरुत्वीय त्वरण अलग होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा तो भार भी बदलेगा। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो भार के बारे में आपने कुछ पता चला क्या, भी भार कुछ नहीं है, बल है, जो किसकी तरफ लग रहा है, पृथ्वी की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, अपनी ओर खींच रहा है कोई द्रव्यमान को, कोई द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण बल जो है अपनी तरफ खींच रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी बल को हम क्या कह देते हैं, भार कह देते हैं, पृथ्वी पर। क्लियर है। यानी किधर लगता है, ये पृथ्वी की ओर लगता है। ठीक है ना, पृथ्वी की केंद्र की ओर। बोले ठीक है जी, ये बात तो मन गई, बात आपकी बन गई बात। अब देखो बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आपको। अगर द्रव्यमान बदलेगा, मान लो आपको कह दे, भार की इकाई याद रखना किलोग्राम नहीं है, न्यूटन है। ठीक है ना, भार किसके है, भार तो किसके है, केजी, यानी मास। मास बदलेगा तो याद रखना, द्रव्यमान अगर बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा तो क्या बदलेगा, आपका भार भी बदलेगा। और दूसरी बात याद रखना, भार किसके है, तो भार अगर ग्रेविटी बदलेगी, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा, तो उसके अंदर भी क्या होगा, छोटा जी बदलेगा, तो भी आपका क्या होगा, याद रखना, भार बदलेगा। तो भार सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ठीक है ना, पृथ्वी अंडाकार है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो भार सबसे कम कम भार होता है वो विषुवत रेखा पे होता है।
ठीक है ना। और सबसे ज्यादा भार आपका कहाँ होता है, ज्यादा भार होता है ध्रुवों पर। ज्यादा भार कहाँ होता है रे, ध्रुवों पर होता है। ज्यादा भार कहाँ होता है, ध्रुव। ठीक है ना। एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, ज्यादा, यानी एक मान लो नॉर्थ पोल है वहां पर, और एक क्या होता है, साउथ पोल ज्यादा होता है। यानी ध्रुवों पे ज्यादा होता है। विषुवत रेखा है, कौन सी रेखा है पृथ्वी की, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे क्या होता है, कम होता है। तो विषुवत रेखा पे कम होता है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है रे, अरे ग्रेविटी कहाँ होगी सबसे ज्यादा बताओ। चुंबक के कहाँ होती है, सेम चुंबक की छड़ की तरह काम करता है क्या पृथ्वी। तो बाहर ज्यादा कहाँ होता है, ज्यादा कहाँ होता है, तो याद रखना ज्यादा ध्रुवों पर होता है। ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पर, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे ज्यादा होती है। और कम सबसे बार कहाँ होता है, तो कम होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, ठीक है। यानी आप इस प्रकार लिख सकते हो, ग्रेविटी के बदलने पर, ग्रेविटी के पूछा जा सकता है बदलने पर बार भी बदलता है, बदल जाता है, ठीक है। किसी वस्तु का भार जो है, पृथ्वी का जी की वैल्यू कितनी होती है, पृथ्वी पर जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मानी जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, याद कर लो। और जी की वैल्यू अगर मैं बात करूं मून की, तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, पूछी जाती है सीधी सीधी। और अगर आप सूर्य की बात करो तो 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है ना, जी की वैल्यू, ठीक। तो यानी मैं कह दूं किसी बंदे का 9.8, 10 भी दिया होता है 9.1, मान लो किसी बंदे का 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी उसका भार होगा 98 न्यूटन। कितना होगा, 98 न्यूटन। उसी 10 किलोग्राम द्रव्यमान का वाला व्यक्ति है, और उसका वजन कितना होगा, कहां पर, चंद्रमा पर। लिखा नहीं क्या, ये है आपका चंद्रमा, लिख लेना भाई, चंद्रमा, ये है चंदा मामा, और ये है पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी, और ये क्या है आपके सूर्य देवता, ठीक है ना, सूर्य देवता। तो चंद्रमा पे कितना होगा, 16 न्यूटन, देख लो कितना कम हो गया। और यही भार अगर हो 10 केजी द्रव्यमान का कोई व्यक्ति है, और वो सूर्य पे चला जाए, तो 274 यानी 2740 न्यूटन उसका वेट होगा, देख लो। तो किससे वेरी करता है, ग्रेविटी के अंदर जब चेंजेज होता है तो वेट के अंदर भी चेंजेज होता है, क्योंकि वेट क्या है, द्रव्यमान बदलता नहीं है, वजन बदलता है। अगर वो कह दे आप चंद्रमा पे जाते हो, तो क्या आपका द्रव्यमान बदलेगा, आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि आप चंद्रमा पे जाओ, सूर्य पे जाओ, बुध पे जाओ, बृहस्पति पे जाओ, शनि पे जाओ, शुक्र पे जाओ, पृथ्वी पे जाओ, ठीक है ना, चाहे आप अरुण वरुण पे जाओ, कोई चक्कर नहीं है, प्लूटो पे जाओ, तो आपका द्रव्यमान क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन हर ग्रह पे जाओगे वहाँ की ग्रेविटी अलग है, तो आपका वजन वेरी करेगा वहाँ पे अलग अलग ग्रेविटी के हिसाब से। आपका देखो 10 किलोग्राम द्रव्यमान, यहाँ पे भी 10 किलोग्राम है, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड से वो क्या कर सकती है, बदलाव करती है आपकी वेग के अंदर। तो 10 गुना आपका वेट कितना, 98 न्यूटन है, कहाँ पर, अगर 10 केजी आपका द्रव्यमान है तो 98 आपका न्यूटन वेट है, कहाँ पर है, पृथ्वी पर। लेकिन यही द्रव्यमान के साथ आप जब चंद्रमा पे जाते हो और वहां पर वेट देखते हो, तो यानी 1.6, यानी 1/6 हिस्सा है चंद्रमा पे, यानी आपका वजन कितना है, 16, ठीक है। और मून पे जाओगे 2740 न्यूटन आपका वेट हो जाएगा। समझ में आई बात क्या, बोले आई क्या। तो भार और द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को जब हम किससे गुणा करते हैं, ग्रेविटी से गुणा करते हैं, ग्रेविटी से गुणा करते हैं तो वो एक सदिश राशि है, ठीक है ना। तो वो लगने वाला बल है, उसका क्या कहते हैं, हम भार कहते हैं। ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पर कम होता है। अगर मैं कह दूं, मान लो, उस पर भी डिपेंड करता है। पृथ्वी को अगर मैं 17 गुणा
घूर्णन गति कर दूं, पृथ्वी की घूर्णन गति अगर 17 गुना हो जाए आज जो चल रही है, तो वेट क्या हो जाएगा, कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो वेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बहुत कुछ पढ़ाना होता है यार आपको, लेकिन आपको जल्दी रहती है, ठीक है ना। पृथ्वी का वेट कितने गुना कर दिया जाए तो आप बाहर चले जाओगे, दूर दूर चले जाओगे, तो वो होता है 17 गुना, ठीक है। तो वेट 17 गुना हो जाएगा। तो वेट समझ में आया क्या। वेट क्या है, एक बल है, आपसे पूछे वेट क्या है तो एक बल है, यानी एक फोर्स है, जिसकी इकाई क्या है, न्यूटन है। द्रव्यमान गुणा घर्षण त्वरण किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसको हम न्यूटन में मापते हैं, सदिश राशि है। 17 गुणा पृथ्वी की कर दी जाए तो भार कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, यानी आप बार बार फेंकते फिरोगे। भार गुणा मास पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे, ग्रेविटी बढ़ती घटती है तो मास यानी द्रव्यमान तो सेम रहता है, ठीक है ना। द्रव्यमान क्या होता है, सेम रहता है। बोले जी द्रव्यमान सेम कैसे रहता है, यानी जब वस्तु को बना दिया गया उसके बाद उसका द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी अगर उसको काट दिया, तोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए तो बदलाव हो सकता है, ठीक है। ज्यादा ध्रुवों पे होता है भार और कम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पे। अर्थ का है जो जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है। ये बाकी लगा लेना। गुरुत्वाकर्षण बल, कुछ टर्म है आपको समझानी है बस, बाकी कुछ नहीं। बल है, बल है, बल है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो बल है, बल है। और सबसे कमजोर बल है पृथ्वी पर, सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल है, ठीक है ना। प्राकृतिक सबसे कमजोर बल है, क्लियर है। और कौन सा बल है, किसने बताया था, वही सेब वाला ही है, न्यूटन ने बताया था। तो न्यूटन ने सबसे पहले किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के, सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था, ठीक है ना। किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल होता है, तो एक हमेशा याद रखना, आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। और तीसरी बात, ये बल होता कौन सा है, तो दो द्रव्यमान के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, बस, ठीक है ना। यानी आकर्षित दो वस्तुएं जब एक दूसरे को आकर्षित करती है तो उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान ये है, किसी वस्तु का द्रव्यमान ये है, दो द्रव्यमान वाली वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो उसके बीच में जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बल का मतलब ये नहीं है भी पृथ्वी के ऊपर ही लगता है वही बल गुरुत्वाकर्षण बल है। मान लो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो वो भी क्या है, एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य कर रहा है वहां पर बीच में, यानी चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों नहीं, वो छोड़ दो आप, एक मेज है, एक मेज है, इतना कमजोर बल है भी हम महसूस नहीं कर पाते। दो मेज आप रख दी ना, दो आपने चेयर रख दी, मान लो एक मेरा ये हाथ है, इसका भी कोई क्या होगा, इसका भी गुरुत्वाकर्षण इसका, तो इनके बीच में भी, दोनों हाथों के बीच में भी एक बल लग रहा होगा जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इसका भी अपना कोई द्रव्यमान है, इसका भी अपना द्रव्यमान है, यानी जो इसका द्रव्यमान है उसके कारण, यानी द्रव्यमान इतना कम होने के कारण, इतना फोर्स कम होता है भी हम इसको महसूस नहीं कर पाते। पृथ्वी एक बहुत बड़ी एक मैसिव मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैसिव का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला जो बल है इसके कारण उसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का सीधा सीधा मतलब है भी दो द्रव्यमान के बीच में लगने वाला बल। दो द्रव्यमान का मतलब कोई भी हो सकता है, ये एक पेन है, एक पेन यहाँ पे है, दो पेन है, उसके बीच में जो लगेगा बल तो उसको हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। एक पेन और एक पेन, पेन का द्रव्यमान है, इस उंगली का भी द्रव्यमान है, यानी इस उंगली और इसके बीच में एक बल काम कर रहा है, यहाँ पर एक क्या कर रहा है, बल काम कर रहा है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। याद रखना, वो पृथ्वी के लिए नहीं है स्पेशल, वो हर वस्तु के लिए जिसका द्रव्यमान है, ठीक है ना। तो दो द्रव्यमान के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसकी इकाई पूछ ले तो बता दो आप क्या इकाई, इसकी भी तो न्यूटन है, बल है जिसकी इकाई न्यूटन ही होगी, ठीक है ना। बताया किसने, न्यूटन ने। न्यूटन ने मतलब सेब के फल के नीचे पड़ा था, ऐसे आके टक किया उसके, उसने सोचा खाएंगे नहीं इसको तो बताएंगे अब भी क्या होता है, दुनिया को बताएंगे भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। कौन सी राशि है,
सदिश राशि है, याद रखना कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है ना, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक, केवल आकर्षण बल है, या ऐसे लिख लो, दो द्रव्यमान वाली वस्तु वाली वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। इस आकर्षण को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। नाम में ही है ना, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बल कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। और फार्मूला देखें तो ये है, बोलो जी कैसे है ये। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या कहता है, देखो F जो है समानुपाती होता है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी kg2 या m1 गुणा m2। द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती। और F समानुपाती होता है विलोमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के। क्लियर है, ये बात है। बोलो जी ये बात है समझ में, तो ठीक है। कैसे आएगी, अगर इस बात को ऐसे समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी आपकी। बोलो जी कैसे, इससे फार्मूला बनाऊं तो मेरे पास ये बनेगा, एफ है यानी बल है समानुपाती है m1 गुणा m2 बटे में आर स्क्वायर। समानुपाती हटाने के लिए मुझे एक एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है, जिसको हम कैपिटल जी से लिखेंगे, बस छोड़ दो। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल को मैं लिख देता हूँ जी। ठीक है, जी एफ। बोलो जी, जी एफ ना लिखो, चलो मैं सीधा लिख रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती, वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल समानुपाती पाती होता है। द्रव्यमान ज्यादा तो बल भी ज्यादा, ठीक है ना। और दो वस्तु के बीच की दूरी के, बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है, या रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, होता है। ठीक है, विलोमानुपाती। समझ में आई बात। यानी ये तो कह रहा है F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 गुणा m2, यानी मास एक का द्रव्यमान दूसरे का। ठीक है ना। और ये कह रहा है F रिवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर का, दूरी के, ये लिखो दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। ध्यान रखना इस बात का। क्लियर हो जाएगी बात, बोलो जी हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल कुछ नहीं है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान और उसके बीच लगने वाला बल। मान लो एक ये है और एक क्या है ये, यानी इसका भी कोई द्रव्यमान होगा, यानी m1 द्रव्यमान है इसका, इसका m2 है, यानी इनके बीच में क्या हुई होगी, कोई ना कोई दूरी रही होगी। ठीक है ना। मान लो एक द्रव्यमान वाली वस्तु है, एक ये, एक मान लो ये पकोड़ा, एक पकोड़ा ये है। दोनों पकोड़े हैं, पकोड़े के बीच, पकोड़े का भी द्रव्यमान है। उन पकोड़े के बीच में कितनी दूरी है, वो एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट करेंगे, वो इसकी दूरी पे भी डिपेंड करेगा। यानी इन दोनों को उठाओ, एफ क्या कर दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी m1 गुणा m2 कर दो, बस दोनों के गुणा। आर जो है, यानी आर का मतलब त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, लेकिन यहाँ पे हम दूरी से रिलेट करेंगे। ठीक है, दूरी। तो एफ है, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं, बराबर लगाते हैं, तो हमें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए जी की। तो m1 गुणा m2 बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जो आपका चार्ज वाला पढ़ा था ना, आपने चार्ज वाला पढ़ा था, के लिखा था। ठीक है, तो जी का मतलब होता है, ठीक है, जी क्या है, कांस्टेंट है, यानी नियंताक है, जिसकी एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट नियंताक। ठीक है,
नियंता का, और इसकी वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 6.67 गुणा में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना, कई बार पूछ लिया है तक इकाई क्या है जी की। तो 6.67 गुणा 6, ऐसे याद रखो, 6 6 6 6 6 6 6 6 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये कहाँ से आया, अगर इसको जाके देखो, बोलो जी ठीक है। देखो ये इकाई ना याद रखो आप, ये याद रह गया, इकाई अपने आप याद रह जाएगी। जी को यहाँ रखो, आर स्क्वायर का मतलब मीटर है, आर स्क्वायर का देखो, इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं। देखो एफ बराबर क्या लिखा है हमने, जी एम गुणा M1 M2 और बटे में आर स्क्वायर। एफ को हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में, जी को जी रख दिया, एम को हम लिखते हैं किलोग्राम में, गुणा में क्या लिख दिया, किलोग्राम। ठीक है, बटे में क्या, आर को हम किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन, और ये इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर, बटे में क्या है, किलोग्राम स्क्वायर, बराबर किसके है, जी के। तो इसकी इकाई ये जी की हो गई, निकाल दोगे। ठीक है ना, तो जी की इकाई क्या होगी, ये हो गई। क्लियर है, ठीक है। तो इकाई होगी, जी एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ये रहती है, यानी एक कांस्टेंट है, जो भी मास होगा उसको हम इससे गुणा कर देंगे दूरी को, तो क्या होगा, जी। जी कैपिटल जी जो होता है उसकी इकाई ये है। अगर आपसे पूछ ले कहीं पे भी जी जो होता है, छोटे जी की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये पूछ ले आपसे बड़े जी की इकाई क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, आपसे पूछे छोटे जी की वैल्यू क्या होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, कई बार आपसे पूछे बड़े जी की वैल्यू क्या होती है, तो 6.67 गुणा में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये भी याद है, रख लेना है आपको। क्लियर है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान बटे में ये हो गया, तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जितनी ज्यादा दूरी, लिख लो फिर लो भाई, गुरुत्वाकर्षण बल किस पे डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान। अगर वो कह दे द्रव्यमान ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, ठीक है, वस्तुओं का द्रव्यमान ज्यादा है, तो बल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, याद रखना। क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर वाला बढ़ेगा तो ये सौदा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा यार। ठीक है ना, वो कहते दो वस्तुओं का द्रव्यमान कम है, मान लो, तो द्रव्यमान कम है, तो बल भी क्या होगा, बल भी क्या होगा रे, अरे बल क्या होगा, ठीक है, कम होगा। दूरी बढ़े, दूरी बढ़े तो बल घटे, दूरी बढ़े तो बल घटे, यानी दूरी बढ़े, दूरी बढ़े, ठीक है ना, तो बल घटे, दूरी बढ़े तो बल घटे, बल कम होगा। दूरी घटे तो बल ज्यादा हो जाए रे, दूरी कम हो जाए किसी किसी तरीके से तो बल क्या हो जाता है रे, ज्यादा हो जाता है, बल क्या हो जाता है रे, ज्यादा हो जाता है रे। ठीक है ना, और बल भी स्क्वायर के होता है। वो कह दे भी अगर आप दूरी को दुगना कर दो तो बल कितना कम हो जाएगा, तो आप कहोगे दूरी को दुगना कर दें, एक करके दो कर दें, तो एक का स्क्वायर और दो का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तो यानी 1/4 गुना हो जाएगा बल। ठीक है, पर गुरुत्वाकर्षण बल से पूछेगा नहीं पूछेगा पता नहीं अभी तक। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल ज्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो बल कम होगा, दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी बीच की दूरी कम होगी तो बल ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपके मजे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बल कौन सी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कौन सी है, बल कहीं पे भी आ जाए, बल सारे के सारे 37 राशि हैं, सारे बलों की राशि न्यूटन है। सारे बल, चाहे वो दुर्बल नाभिकीय बल हो, चाहे प्रबल नाभिकीय बल हो, कोई सा बल हो, उसकी इकाई जो है सही वो न्यूटन ही होगी। ठीक है ना, बल का मतलब न्यूटन, ठीक है, बल का मतलब न्यूटन, राशि सदिश, राशि सदिश फोर्स। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा क्या, जी क्या होता है, तो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं अपन, लेकिन इसको अच्छे से ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है पीछे 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 पीछे, ठीक है, और ये क्या वैल्यू कॉस्ट,
ठीक है, टिक 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 टिक, यानी ये दूरी 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 रे दूरी रे। लो लिख लो आज का लास्ट, गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेविटी कह देते हैं इसको वैसे, एक्सीलरेशन ही होता है ग्रेविटी, ठीक है ना। इसको व्यक्त करते हैं छोटे जी से, कैसे लिखते हैं जी, स्मॉल जी यानी छोटे जी से लिखते हैं, छोटे जी से लिखते हैं, ठीक है ना। और कह सकते हैं ये भी क्या एक त्वरण है, लेकिन किसके कारण पैदा होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण है बल के कारण वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, यानी किसमें परिवर्तन, वेग में, किसमें परिवर्तन, वेग में, यानी वेग बटे समय, याद है क्या, वेग बटे समय। वेग का मतलब क्या था, मीटर पर सेकंड, समय का क्या था, सेकंड, यानी टोटल क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसकी इकाई है, ग्रेविटेस, ग्रेविटी की इकाई हो गई। तो ग्रेविटी की इकाई भी क्या है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी भी क्या है, यानी वेग में परिवर्तन हुआ है। पहले वेग में परिवर्तन होता मान लो तो किसके कारण होता, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के करते आप, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। मान लो आपने कोई बॉल फेंकी ऐसे करके, तो वो पार चली जाती है क्या, भाई सूर्य चांद पे चली जाती है। एक समय आता है, एक समय आता है वो जीरो पे जाती है, यानी आपने जिस स्पीड से फेंकी वो जीरो पे पहुंच के वापस बढ़ती बढ़ती स्पीड आती है उसकी, याद है क्या, पहले घटती हुई जाती है फिर बढ़ती हुई जाती है। यानी एक बार जब वो रुकी होगी तो जीरो पे पहुंची होगी, आपने बॉल फेंकी वो, और वापस आई तो उसी स्पीड से, जिस स्पीड से आपने फेंकी उसी स्पीड से आपके पास वापस आती है। पता है क्या, बोलो जी पता तो नहीं था, आज चल गया। तो ऐसे, तो यानी उसके वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो किसके कारण हुआ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिवर्तन हुआ है उसके अंदर। तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कोई बॉल को आप किसी भी वेग से फेंकते हो तो उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घटता है, और फिर जब वो पृथ्वी की ओर आती है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। समझ में आई क्या बात, नहीं आई तो आज समझा देंगे आपको। तो त्वरण क्या है तो त्वरण, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, त्वरण वेग में परिवर्तन होता है। अगर वही तो परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, तो उसको हम ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी कह देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कह देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है रे। यानी ये वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। परिवर्तन है, यानी कोई पृथ्वी से ऊपर वस्तु फेंकी जाती है तो उसका वेग किस दर से घटता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से घटता है। बोलो जी अच्छा। मान लो, ठीक है, ये जी लिख दूंगा, पृथ्वी का जी कितना है, तो ये तो लिख लो पृथ्वी का, लिख लो भैया, दोबारा लिखा देता हूँ यार, ये तो है पृथ्वी का, वहां पे सही से लिखा नहीं गया होगा। और जी जो होता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये वैल्यू किसकी होती है, मून यानी चांद की होती है, चंदा मामा की होती है। अगर जी की वैल्यू वो पूछ ले कभी, तो 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, किसका रे, आपके सूर्य देवता का, ठीक है ना। यानी पृथ्वी से, लिख लो, पृथ्वी से चंद्रमा के जी की वैल्यू 1/6 वहाँ भाग होता है, ठीक है। कौन सा भाग होता है, 1/6। लिखा क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, नहीं तो कह दे कहीं चंद्रमा से पृथ्वी लिख दे तो 6 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। इसी उत्तर को दोबारा लिख दे वो, चंद्रमा से, ये देखो चंद्रमा से, बस इतना बदल दिया उसने, मान लो पृथ्वी के जी का मान, ठीक है, 6 गुना होता है,
कितना गुणा होता है? 6 गुणा। बस आगे पीछे शब्द 6 गुणा होता है। और आप रट के बैठ जाते हो कोई चीज को, ठीक है ना। उसने खेल खेल दिया, बोले जी ठीक है। 1/6 का मतलब 9.8 गुणा में 1/6, 6 कम 6 चिकू चिकू 36, 1.6 आ गया, देख लो, ठीक है ना। और पृथ्वी का 6 गुणा का मतलब 1.6 गुणा में 6, 16×6 = 96, लगभग कितना हो गया? 96, 9.6, ठीक है। ये हो जाता है, तो जी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ आपको, तो मैं समझा सकता था। कैसे समझाऊं? देखो, आप मान लो कोई 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कोई वस्तु को ऊपर फेंक दो, तो वो एक समय में क्या होगी? जीरो पे जाएगी, यानी उसका 1 सेकंड में जीरो पे चली जाएगी। वो कितने सेकंड में चली जाएगी? 1 सेकंड में, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इस बात को आप समझेंगे कल। आज की क्लास बहुत लंबी होगी। सर मेरा दर्द कर रहा है और फीवर भी है भैया, इंजेक्शन विजेक्शन लेके आए हैं, तो एप वाली क्लास नहीं होगी आज, कल होगी, कल होगी वो। तो गुरुत्वीय त्वरण पता चल गया क्या? बहुत कुछ कर लिया यार आपा तो आज। वेग बटे समय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी जी, जी की वैल्यू छोटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण क्या होता है? ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग में परिवर्तन, ना 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 ना, ठीक है भाई, हो गया यार, बहुत है इतना, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर फिर भी मैं ये कहता हूँ, प्रैक्टिस करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तब ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल है, थ्योरी है, मान लो। प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन जब गलत होगा ना, तो बाद में सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको हम भूलते नहीं हैं जल्दी से। और ये गलती आप यहाँ कर लो, पेपर के अंदर ना करनी पड़े तो ही अच्छा है। भी गलत करना है वो यहाँ कर लो, पेपर में क्यों करके आओ? फिर पेपर में अगर गलतियां करके सीखते हो तो आपका हो जाता है नुकसान, फिर आपको कई पेपर देने पड़ते हैं कई सालों तक, उतने में आपकी उम्र हो जाती है, आप बुढ़े हो जाते हो। तो इससे अच्छा है आप पहले ये गलती कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू बैच हमारा जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कितना है आप में दम, ठीक है। कितना है पानी में, आप कितने पानी में है। तो आज के लिए फिर इतना ही है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक शेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। न करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने हिसाब से करने वाले हो। कहने पे कौन क्या करता है भैया, है ना। अगर आप करते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है, शेयर करते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है, सब अच्छी है। हमें पढ़ाना है, आपके घर तो आना नहीं है, ना आपका लाइक शेयर दिखाई देता होगा, लेकिन वो अपने मन को तसल्ली होती है भी हमारे लिए कोई एक आदमी कुछ कर रहा है तो हम भी उसके लिए कुछ करें, ठीक है ना। तो वो आप पर डिपेंड करता है भी आप किस प्रकार का सोचते हो, ठीक है ना, किस प्रकार का सोचते हो, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो का। भगवान आपका भला करे, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, मजे मारते रहिए।